तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 का आंसर कर दीजिए। तो सूर्य किरण के 14वें संस्करण का आयोजन नेपाल के आर्मी बैटल स्कूल में किया गया। बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है। कुछ भी हो सकता है, गलती यहाँ भी हो सकती है और गलती यहाँ भी हो सकती है। क्या पता भारत में इसका आयोजन किया होगा। ठीक है, तो सूर्य किरण जो युद्धाभ्यास है वो भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच है। यूपीपीसीएस एक बार प्रश्न कर चुकी है 16 या 17 में इसको। तो गलत है पहला स्टेटमेंट, दूसरा सही है क्योंकि सूर्य किरण के 14वें संस्करण का आयोजन नेपाल के आर्मी बैटल स्कूल में ही किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। समाचारों में रही उलसुर झील, उलसुर लेक के संदर्भ में विचार करना है। तो उलसुर लेक जो लेक है वो कर्नाटक में स्थित है और वर्ष 2016 में इस झील में ऑक्सीजन के स्तर में कमी के कारण हजारों मछलियों के मरने की घटना सामने आई थी। उलसुर लेक न्यूज़ में थी, ये कर्नाटक में करेक्ट है, कर्नाटक के पूर्वी भाग में। और 2016 में इस झील में ऑक्सीजन के स्तर में कमी के कारण हजारों मछलियों के मरने की घटना सामने आई थी। दोनों के दोनों सही हैं, सी है इसका आंसर। क्यों पूछा गया है प्रश्न, देखिए हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की दक्षिणी पीठ ने बंगलुरु की उलसुर झील को, बंगलुरु कर्नाटक की उलसुर झील को उसके आसपास के क्षेत्रों से पानी के नमूने इकट्ठा करने तथा उसकी जांच करने के लिए एक संयुक्त समिति का गठन का निर्देश दिया है। उस समय भी दिया था और फिर से हाल ही में भी दिया है। ठीक है, इसलिए न्यूज़ में है। तो यह जो झील है कर्नाटक की बड़ी झीलों में से एक है और यह झील बंगलुरु शहर के पूर्वी हिस्से में अवस्थित है। कर्नाटक के बंगलुरु जो उसकी कैपिटल है कर्नाटक की, उसके पूर्वी हिस्से में अवस्थित है ये। और यह झील जो है 50 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली है तथा इसमें कई द्वीप भी हैं। अगर एकड़ में देखा जाए तो 123.6 एकड़, और 1 एकड़ में कितने बीघा होते हैं, 6 बीघा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। इंद्रधनुष सैन्य अभ्यास के संदर्भ में विचार करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। वर्ष 2020 में इस सैन्य अभ्यास का आयोजन उत्तर प्रदेश के हिंडन वायु सेना स्टेशन पर किया गया। सेकेंड स्टेटमेंट है, यह सैन्य अभ्यास भारतीय वायुसेना और ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स के बीच संपन्न हुआ। अब इन दो के बीच होगा ये सैन्य अभ्यास, तो इन दोनों के बीच ही संपन्न हुआ होगा, इंडियन एयर फोर्स और ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स के बीच। करेक्ट है स्टेटमेंट सेकंड वाला, और पहला वाला भी करेक्ट है। वर्ष 2020 में सैन्य अभ्यास का आयोजन उत्तर प्रदेश के हिंडन वायु सेना स्टेशन पर किया गया। सी है इसका आंसर। तो देखिए 24 फरवरी 2020 को भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयर फोर्स और ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स ने संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश के हिंडन वायु सेना स्टेशन पर इंद्रधनुष युद्धाभ्यास के 5वें संस्करण की शुरुआत की। कौन से 5वें संस्करण की शुरुआत की। इम्पोर्टेंट है भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाले सैन्य अभ्यास। तो एक तो इंद्रधनुष हो गया, एक है अजय वॉरियर, एक इंद्रधनुष हो गया, एक है अजय वॉरियर, ये अभी समीक्षा अधिकारी में पूछा गया था 20 सितंबर को। और एक है कोंकण, कोंकण नौसैनिक अभ्यास है। और इंद्रधनुष जो है वो एयर फोर्स अभ्यास है, वायु सैनिक अभ्यास है। और अजय वॉरियर जो है वो सैन्य अभ्यास है यानी पैदल थल सेना। तो अजय वॉरियर थल सेना हो गई, कोंकण हो गई जल सेना मतलब नौसेना, और इंद्रधनुष हो गई वायु सेना। तीनों के तीनों भारत और ब्रिटेन के बीच हैं। आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध चिकित्सा पद्धति एवं शब्दावली के मानकीकरण पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 कहाँ संपन्न हुआ। बताइए कहाँ संपन्न हुआ है। आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध चिकित्सा पद्धति पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केरल में नहीं हुआ, हिमाचल में भी नहीं हुआ, नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, उत्तराखंड में नहीं हुआ, डी। तो इस सम्मेलन का आयोजन जो है नई दिल्ली में 25 से 26 फरवरी 2020 के दौरान आयुष मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। इस सम्मेलन में आयुर्वेद, यूनानी एवं सिद्ध जैसे पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को भविष्य में WHO के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। परमाफ्रॉस्ट क्या होता है। परमाफ्रॉस्ट क्या है। मंगल ग्रह पर पानी की जमी हुई चट्टान है क्या कोई। नहीं है। ऐसा स्थान जहां गुरुत्वाकर्षण बल अत्यधिक प्रबल है। गलत।
पृथ्वी की आकर्षण शक्ति जो धीरे धीरे चंद्रमा को अपनी ओर खींच रही है। ये भी गलत ही है। ऐसा स्थान जो कम से कम लगातार 2 वर्षों तक कम तापमान के कारण जमा हुआ हो, इसी को बोलते हैं परमाफ्रॉस्ट। तो देखिए, आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट के बारे में बात करेंगे हम। परमाफ्रॉस्ट जो है ऐसे स्थान को कहते हैं जो कम से कम लगातार 2 वर्षों तक कम तापमान होने के कारण जमा हुआ हो। परमाफ्रॉस्ट में मृदा, चट्टान और हिम एक साथ पाए जाते हैं। मुख्य तौर पर ध्रुवीय क्षेत्रों में और कहाँ पर? ग्रीनलैंड, अलास्का, रूस और उत्तरी कनाडा तथा साइबेरिया के कुछ हिस्सों में ऊंचे पहाड़ों वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं परमाफ्रॉस्ट। वैश्विक तापमान में वृद्धि पर परमाफ्रॉस्ट पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और परमाफ्रॉस्ट जो है वो पिघलना शुरू हो गए हैं। ये सैटेलाइट द्वारा नासा से ली गई है ये अंटार्कटिका में। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति समूह उत्तर प्रदेश में पाया जाता है? कौन सा जनजाति समूह है जो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है? सहरिया है उत्तर प्रदेश में, गोंड है उत्तर प्रदेश में, थारू है उत्तर प्रदेश में, लेकिन चंगपा है सिक्किम में, तो एलिमिनेट हो जाएगा डी। परहिया है उत्तर प्रदेश में, बैगा है उत्तर प्रदेश में, अंगरिया है उत्तर प्रदेश में, लेकिन भोटिया है उत्तराखंड में, तो एलिमिनेट हो जाएगा सी भी। बुक्सा या भोक्सा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, महिगीर उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, ओझा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, लेकिन भील नहीं पाई जाती, तो बी भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो गोंड है उत्तर प्रदेश में, ओझा है, धुरिया है और खरवार है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो ये कुछ जनजातियां हैं उत्तर प्रदेश की, जैसे कि गोंड हो गई, ओझा हो गई, धुरिया हो गई, नायक हो गई, पथारी हो गई, राजगोंड हो गई, ये पाई जाती हैं यहाँ पर। सिद्धार्थनगर जैसे हो गया, महाराजगंज हो गया, बस्ती हो गया, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, सोनभद्र। खरवार और राजगोंड कहाँ पाई जाती है? बलिया में, देवरिया में, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र में। सहरिया पाई जाती है उत्तर प्रदेश के ललितपुर में, और राजस्थान में भी पाई जाती है सहरिया जनजाति। चेरो जनजाति है सोनभद्र, वाराणसी की। थारू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गोरखपुर में पाई जाती है। बुक्सा या भोक्सा, महिगीर, ये पाई जाती है बिजनौर में। और पांखा, पानिका, सोनभद्र, मिर्जापुर में पाई जाती है। और परहिया, बैगा, अंगारिया, पटारी, भुइया, ये पाई जाती है सोनभद्र में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस बार भी पूछा गया था प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? संघ सूची में प्रतिरक्षा है, संघ सूची में बैंकिंग भी है, संघ सूची में वायुसेना भी है, लेकिन भूमि नहीं है संघ सूची में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि भूमि राज्य सूची में है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची का है, बताना है अब। संघ सूची का विषय कौन सा है इसमें? बंदरगाह इसमें संघ सूची का विषय है। ठीक है, तो बंदरगाह इसमें जो है संघ सूची का विषय हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। पुलिस राज्य सूची का विषय है, वाणिज्यिक व्यापार राज्य सूची का विषय है, सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से विषय समवर्ती सूची में शामिल हैं? देखिए, इसमें युद्ध और शांति ये तो संघ सूची में है, तो अब एक को एलिमिनेट करिए, जरा एलिमिनेशन मेथड अपनाइए। तो इसका आंसर जो है उपरोक्त सभी, डी भी नहीं होगा और ना ही होगा इसका सी। अब जो मजदूर संघ है वो हो जाएगा समवर्ती सूची में, और ये जो विदेशी मामले हैं ये भी संघ सूची के अंतर्गत आएंगे, तो ये जो है ये वाला बी भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो मजदूर संघ, वन, शिक्षा और स्थानीय स्वशासन भी नहीं होगा, स्थानीय स्वशासन हो जाएगा राज्य सूची का विषय। तो वन, शिक्षा और मजदूर संघ हो जाएंगे यहाँ पर समवर्ती सूची के विषय। ठीक है, ऑप्शन नंबर अब ए हो गया इसका आंसर। तो देखिए, मजदूर संघ, वन और शिक्षा से संबंधित विषय जो हैं वो समवर्ती सूची के अंतर्गत हैं, जबकि युद्ध और शांति तथा विदेशी मामले संघ सूची के विषय हैं, और स्थानीय स्वशासन जो है वो राज्य सूची का विषय है।
निम्नलिखित में से कौन सा विषय अवशिष्ट सूचियों में शामिल है? बताइए। अवशिष्ट सूचियां या अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती हैं? अवशिष्ट शक्तियां ये होती हैं केंद्र के पास। ठीक है। केंद्र सूची पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी, राज्य सूची पर राज्य सरकार बनाएगी, और ऐसे विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं उनको वो आते हैं संवर्ती सूची में। और ऐसे विषय जो ना केंद्र सूची में आए, ना राज्य सूची में आए, ना संवर्ती सूची में, उनको बोलते हैं अवशिष्ट विषय। ठीक है। उस पर कानून बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। तो यहाँ जो साइबर कानून है ना, ये जो है ये अवशिष्ट सूची का विषय है, मतलब अवशिष्ट शक्ति में शामिल है जो केंद्र के पास है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो साइबर कानून जो है अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है, जबकि शराब जो है वो राज्य सूची और विदेशी मामले एवं मुद्रा जो है वो संघ सूची का विषय है। ठीक है। तो यहाँ जो शराब है वो राज्य सूची का विषय है और विदेशी मामले और मुद्रा जो है ये संघ सूची का विषय है। शराब हो गया राज्य सूची का विषय और साइबर कानून हो गया अवशिष्ट। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल है? मुद्रा तो अभी बताया था संघ सूची में है, परमाणविक ऊर्जा संघ सूची में, विदेशी मामले भी संघ सूची में थे वहां पर, रेलवे भी संघ सूची में है, डाक और तार भी संघ सूची में है। तो सारे के सारे संघ सूची में हो गए। तो इसका आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो भारत में एक सशक्त केंद्र सरकार के निर्माण में सहायक कारक हैं। कौन कौन इसमें सशक्त केंद्र सरकार के निर्माण में सहायक हैं? आपातकालीन प्रावधान, नियोजनकारी शक्तियां, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति और एकहरी प्रशासकीय व्यवस्था। बिल्कुल, ये चीजें कमजोर करती हैं केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को। एकहरी प्रशासकीय व्यवस्था, आपातकालीन प्रावधान, ये तो सेंट्रल के हाथों में चले जाते हैं ना। चाहे 360 लगा लो, चाहे 352 लगा लो, चाहे 356 लगा लो। नियोजनकारी शक्तियां भी, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति भी, ये सब सशक्त केंद्रीय सरकार के निर्माण में सहायक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है भारतीय संघवाद पर राजनीतिक प्रक्रिया की परिवर्तनशील प्रकृति का काफी प्रभाव पड़ा है। स्वतंत्रता उपरांत के शुरुआती दशकों में भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संघीय व्यवस्था की नींव रखी। देखिए, पहला तो करेक्ट है, भारतीय संघवाद पर राजनीतिक प्रक्रिया की परिवर्तनशील प्रकृति का काफी प्रभाव पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है। लेकिन स्वतंत्रता उपरांत के शुरुआती दशकों में भीमराव अंबेडकर ने नहीं, बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संघीय व्यवस्था की नींव रखी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। राज्यों द्वारा स्वायत्तता की मांग करने के प्रमुख कारकों में से कौन सा या से तथ्य इसमें शामिल है? राज्यों द्वारा स्वायत्तता की मांग करने के प्रमुख कारक: शक्ति विभाजन को राज्यों के पक्ष में बदलना, आय के स्वतंत्र साधनों की उपलब्धता, प्रशासकीय शक्तियों पर नियंत्रण और सांस्कृतिक एवं भाषाई मुद्दे। बताइए। राज्यों के द्वारा स्वायत्तता की मांग करने के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं इसमें? शक्ति विभाजन को राज्यों के पक्ष में बदलना, बिल्कुल होगा ये तो। आय के स्वतंत्र साधनों की उपलब्धता, ये भी है। प्रशासकीय शक्तियों पर नियंत्रण, ये भी है। और सांस्कृतिक और भाषाई मुद्दे, ये तो सारे के सारे हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अंतिम प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के फलस्वरूप क्या क्या परिवर्तन आए? राष्ट्रीय एकता का जन्म हुआ, भाषाई एकता में वृद्धि, देश लोकतंत्र की ओर बढ़ा। क्या क्या हुआ बताइए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के फलस्वरूप ये सब कुछ हुआ। राष्ट्रीय एकता का जन्म हुआ, भाषाई एकता में वृद्धि हुई, देश लोकतंत्र की ओर बढ़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इस तरह से पूछ लेता है। देखा होगा आपने इस बार 150 प्रश्नों का यूपीपीसीएस का पेपर। तो ये 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट। ये इसका टेस्ट 1 था और इसको कंटिन्यू रखेंगे जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा कम से कम।